हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी 2019 का मैथ्स का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसमें 17 अगस्त 2022 से 18 सितंबर 2022 तक जितने भी शिफ्ट में एग्ज़ाम हुए सभी शिफ्ट के सॉल्यूशन कंप्लीट हो चुके हैं। इनके सारे वीडियोस प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। आज की क्लास में 19 सितंबर 2022 का तीसरा शिफ्ट का सॉल्यूशन करेंगे। इसका पहला शिफ्ट और दूसरा शिफ्ट का वीडियो भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और इन सब के सॉल्यूशन पहले कंप्लीट हो चुके हैं। इनके वीडियोस प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। पहला सवाल है, दो रेलगाड़ियां एक ही समय पर ए और बी से चलना शुरू करती है, ठीक है, और क्रमशः 85 किलोमीटर और 105 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक दूसरे की ओर बढ़ती है। जब वे एक दूसरे से मिलती है तो यह पाया जाता है कि बी से चली रेलगाड़ी ने ए से चली रेलगाड़ी की तुलना में 200 किलोमीटर अधिक दूरी तय की। ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, इस सवाल में आपके पास क्या है? आपके पास है जो गाड़ी ए से चल रही है और जो गाड़ी बी से चल रही है। इन दोनों गाड़ियों द्वारा पूरी यात्रा के दौरान चली गई दूरी का डिफरेंस यहाँ पर दिया गया है 200 किलोमीटर, ठीक है। अगर हमें ए और बी के बीच का दूरी निकालना है तो आपको पहले टाइम पता करना होगा कि टोटल यात्रा कितने घंटे की हुई है। तो उसके लिए क्या करना होगा? देखिए, दोनों के बीच का डिफरेंस 200 किलोमीटर है। ये 200 किलोमीटर का डिफरेंस कितने घंटों में बना, वो आप यहाँ से पता कर सकते हैं। देखिए, एक घंटे में पहली रेलगाड़ी 85 किलोमीटर जाती है और दूसरी रेलगाड़ी 105 किलोमीटर जाती है, यानी दोनों के स्पीड का डिफरेंस अगर हम लोग देखें तो आता है 20 किलोमीटर। यानी एक घंटे में 20 किलोमीटर का गैप है दोनों के बीच में। तो 200 किलोमीटर का गैप आने में कितना घंटा लगेगा? तो डिवाइड करेंगे तो टाइम आएगा, 20 से ये कट जाएगा 10 घंटे, ठीक है। तो 10 घंटा इसका टोटल यात्रा हुआ है। अब निकालना है दूरी। तो ए और बी के बीच का दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? दोनों का स्पीड देखेंगे। पहला का 85, दूसरा का 105, दोनों को जोड़ेंगे 190 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, क्योंकि यह कह रहा है दोनों एक दूसरे की ओर चल रही है। जब दोनों गाड़ी एक दूसरे की ओर चलेगी तो इसका जो रिलेटिव स्पीड होगा दोनों की स्पीड का योगफल हो जाएगा, ठीक है। तो इस स्पीड से 10 घंटा तक चली है तो 10 घंटा से डिवाइड कर देंगे तो 1900 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस आ जाएगा ए और बी के बीच। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर है। आगे, इसके मूल क्या है? ठीक है, देखिए, मूल निकालना है तो सबसे पहले इसको द्विघात समीकरण के रूप में लिखना होगा। अगर यहाँ देखें तो 2 की पावर x है, यहाँ पर 2 की पावर 2x है, तो इसको आप तोड़ सकते हैं इस तरह से 2 की पावर x का स्क्वायर में, ठीक है। अब देखिए, 2 की पावर x यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो हम लोग क्या करेंगे? 2 की पावर x को y के बराबर मान लेंगे। जब इसको y के बराबर मानेंगे तो क्या इक्वेशन बनेगा? यहाँ पर तो y आएगा, स्क्वायर है तो y का स्क्वायर यहाँ पर बन गया, उसके बाद यहाँ पर y आएगा, तो 10 गुना y 10y माइनस में यहाँ पर आएगा, उसके बाद प्लस का 16 बराबर 0, ठीक है। द्विघात समीकरण बन गया। अब इसमें y का वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो क्या करना होगा? बीच वाले पद को इस तरह से तोड़ेंगे कि गुना करने के बाद प्लस का 16, जोड़ने या घटाने के बाद माइनस का 10 आ जाए, तो आप कहेंगे माइनस का 8 और माइनस का 2 यहाँ पर पेयर बनेगा। जोड़ने के बाद माइनस का 10 होगा, गुना करने के बाद प्लस का 16 होगा। लेकिन ये जो है आंसर नहीं होता है। तो आंसर क्या होता है? आंसर होता है इसको चिन्ह बदलने के बाद का वैल्यू। तो ये आएगा प्लस में 8 और ये आएगा प्लस में 2। तो ये दोनों जो है y का वैल्यू आपको मिला। y का वैल्यू जब ये आ गया तो यहाँ पर रख दीजिए। यहाँ पर अगर हम लोग y का वैल्यू रखेंगे तो क्या बनेगा? कि 2 की पावर x बराबर y का वैल्यू पहले अगर 8 लें तो 8 को हम लोग लिख सकते हैं 2 की पावर 3। अब देखिए, 2 2 दोनों तरफ बराबर है तो x को 3 के बराबर कर देंगे, तो x बराबर 3 आ गया, ये पहला वैल्यू। दूसरा, अगर हम लोग y का वैल्यू 2 लें तो क्या बनेगा? 2 की पावर x बराबर 2। 2 की पावर कुछ नहीं तो क्या है? 1 है, तो यहाँ पर भी 2 2 बराबर है तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो x के दो वैल्यू हैं, 3 और 1, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है और फिर भी 23% का लाभ कमाता है। यदि वस्तु की बिक्री पर उसे 1840 रुपया का लाभ होता है तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? ठीक है, देखिए, यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट आपके पास है 23, और प्रॉफिट में ये जो है प्रॉफिट रुपया में भी है, यानी कहने का मतलब 23% का वैल्यू क्या है? 1840 रुपया है।
ये किसका आता है 10%? कॉस्ट प्राइस का, क्योंकि प्रॉफिट हमेशा किस पर निकलता है? कॉस्ट प्राइस पर। अगर हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है तो 100% का वैल्यू निकालना होगा, यानी ये जो है क्या हमारा कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। तो 100% का वैल्यू कितना होगा? 23 से ये कट रहा 8 बार में, यानी ये 80 गुना हुआ, तो इसका भी 80 गुना करेंगे तो 8,000 रुपया क्रय मूल्य आएगा। क्रय मूल्य आया है, लेकिन हमसे पूछा क्या जा रहा है? अंकित मूल्य। आपको फॉर्मूला याद होगा सीपी और एमपी निकालने का, क्या होता है? 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, यही चीज़ यहाँ पर लगा देंगे। क्रय मूल्य निकाल चुके हैं 8,000, ठीक है। और नीचे अंकित मूल्य हमें निकालना है, वो लिख देंगे बराबर 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट कितना? 18, तो 100 में 18 माइनस होगा तो कितना बनेगा? 82। और नीचे 100 प्लस पी, प्रॉफिट परसेंट 23 है तो 100 प्लस 23, 123 हो जाएगा, ठीक है। 41 दूना 41 दिया। देखिए 2 का ये 8,000 कितना गुना है? 4,000 गुना, तो इसका भी 4,000 गुना करें तो मार्क प्राइस कितना आएगा? 12,000। तो यही 12,000 इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे, यदि ये कंडीशन आपके पास एक्स वाई के बराबर नहीं है और जेड 0 से बड़ी है, और ये जो है समानुपात आपके पास दे रखा है, तो ए का वह मान ज्ञात कीजिए जहां ए 0 से बड़ी है, ताकि ये भी समानुपात में कंडीशन लागू है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है? ए का वैल्यू। अगर यहाँ से हम लोग देखें तो ये समानुपात है, इसमें क्या नियम होता है? बीच वाले का गुणनफल बाहर वालों के गुणनफल के बराबर होता है। तो यहाँ से ए गुना ए स्क्वायर हो जाएगा बराबर एक्स गुना वाई एक्स वाई। तो ए का वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो रूट एक्स वाई निकालना होगा, ठीक है। रूट एक्स वाई कहाँ से निकलेगा? यहाँ से। इसको अगर सॉल्व करें तो क्या होगा? ये एक्स प्लस जेड का होल स्क्वायर है फॉर्मूला में, और ये समानुपात में है तो बीच वाले का गुणनफल और बाहर वाले का गुणनफल को बराबर करेंगे। तो पहले बीच वाले को गुना करके यहाँ पर लिखते हैं और इसको फॉर्मूला पे खोल भी देते हैं। तो वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अगर करें तो वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2y जेड आएगा, ठीक है। और गुना करना है किससे? एक्स से, तो गुना एक्स बराबर, फिर इसको फॉर्मूला पे खोलिए, एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz, और इसको गुना किससे करना है? बाहर वाला y है तो y से गुना करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो ये तो अलग है, इसमें y x से गुना होगा, करके लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये बन जाएगा एक्स वाई स्क्वायर, जब x को जेड स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये बनेगा एक्स जेड स्क्वायर, और इसको जब गुना करेंगे तो ये देखिए 2yz, यहाँ x से गुना होगा तो 2xyz बना, और राइट साइड भी गुना करने के बाद 2xyz बनेगा। तो इन दोनों को छोड़ दीजिए, यहीं पर लिखना नहीं है, ठीक है। ये दोनों आया है। राइट साइड भी इसी तरह से y को एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर वाई, उसके बाद जेड स्क्वायर को y से गुना करेंगे तो ये बनेगा वाई जेड स्क्वायर। ये चीज़ है आपके पास। हमें निकालना क्या है? एक्स वाई का वैल्यू। एक्स वाई देखिए इन दोनों में है, ठीक है, इसमें नहीं है, और इन दोनों में है, तो इसको आप ले आइए इसके पास और इसको भेज दीजिए उसके पास। अगर ऐसा हम लोग कर दें तो ये इस तरफ आएगा। आप यहीं पर कॉमन ले सकते हैं एक्स वाई अगर कॉमन ले तो यहाँ पर वाई बचेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये जो है माइनस में आएगा तो माइनस में यहाँ पर एक्स बचेगा, क्योंकि इनमें से एक्स वाई हम लोग कॉमन ले लिए तो केवल एक्स बचा। राइट साइड अगर देखें तो वाई जेड स्क्वायर है यहाँ पर, और ये जाएगा एक्स जेड स्क्वायर, तो दोनों में जेड स्क्वायर कॉमन दिख रहा है तो जेड स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर बच गया वाई, और इस तरफ से जो जाएगा उसमें बचेगा एक्स माइनस एक्स। तो ये ब्रैकेट के अंदर का मटेरियल दोनों साइड कट जाएगा, तो एक्स वाई का वैल्यू क्या आ गया? जेड स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम लोग रख दें तो ए बराबर हो जाएगा रूट अंडर एक्स वाई का वैल्यू जेड स्क्वायर, तो ए का वैल्यू हो जाएगा जेड। तो जेड ऑप्शन नंबर 1 में है, ये इसका आंसर होगा। आगे, इसके एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। 3 नंबर है तो एचसीएफ निकाल लेंगे इसका। एचसीएफ निकालने के लिए आपको देखना है कि सबसे छोटी नंबर क्या है? 4 है। क्या ये 4 से सभी डिविजिबल है? एकदम है, तो इसका एचसीएफ 4 हो गया। एलसीएम अगर निकालें तो कितना होगा? सबसे बड़ी संख्या को एलसीएम उठा के रखेंगे 28, उसके बाद ये 4 28 में पूरा का पूरा है, ठीक है। 20 का देखना है, 20 का देखिए 4 28 में है, 5 नहीं 5 से गुना कर दीजिए, 28 पंजे 140, इसका एलसीएम आ जाएगा। तो दोनों का गुणनफल पूछ रहा है तो 4 गुना 140 कितना हो जाएगा? 14 चौके 56, उस पर 1 जीरो यानी 560। ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर है। आगे, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 7:3 है, ठीक है। लिखते हैं ए है बी है, वर्तमान का क्या रेशियो है? 7:3। 4 वर्ष पहले ए की आयु, 4 वर्ष बाद बी की आयु का अनुपात 2:1 है। रेशियो लिखे फाइनल 2:1। अब देखेंगे कि ए के बारे में क्या कह रहा है। ए जो है 4 वर्ष पहले, तो ए के सामने नीचे आपको देना है -4,
क्योंकि ये पहले कह रहा है, ठीक है, पहले मतलब माइनस, बाद में कहेगा तो प्लस में आपको देना है 4 यहाँ बी के सामने। अब तरीका क्या है, क्रॉस गुना करके डिफरेंस लेना, 7 एक का 7, 3 दूना 6, डिफरेंस है 1 का। नीचे उसी तरह से 4 एक का 4, 4 दूना 8, लेकिन चिन्ह यहाँ पर एक माइनस एक प्लस है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो 8 4 12 हो जाएगा। अगर सेम चिन्ह रहता तो दोनों का डिफरेंस ले लेते, ठीक है। तो 1 यूनिट का 12 आया। तो पहले ए और बी का वर्तमान निकाल लीजिए। ए है 7 यूनिट का, तो 1 का 12 तो 7 का कितना 84, और बी है 3, तो 1 का 12 तो 3 का 36। अब ये पूछ क्या रहा है, 4 वर्ष बाद ए की आयु। वर्तमान में 84 है, 4 वर्ष बाद जाने के लिए 4 जोड़ेंगे तो 88 आएगा, और 4 वर्ष पहले बी की आयु, तो इसमें 4 माइनस कर देंगे तो ये आएगा कितना 32, ठीक है। अब इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा जा रहा है, तो 88 और 32 का डिफरेंस कितना आएगा 6 5 56 वर्ष। तो यही इस सवाल का आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे, यदि एक चतुर्भुज का एक कोण 120 डिग्री है और इसके शेष तीनों कोण एक दूसरे के बराबर है, तो इन 3 शेष कोणों में से प्रत्येक की माप ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए, चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितना होता है 360 डिग्री। उसमें एक कोण आपके पास दिया है 120 डिग्री, तो इसमें माइनस कर दीजिए तो बचेगा कितना, ये बचेगा 240 डिग्री। अब ये जो 240 है, ये शेष तीनों कोणों का योगफल है, और तीनों क्या कर रहा है बराबर है, तो इसको 3 से अगर डिवाइड कर दें तो प्रत्येक कोण निकल जाएगा 80 डिग्री का। तो यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे, 5 वर्ष पहले ए और बी की उम्र का योग 58 वर्ष था। 8 वर्ष पहले बी की उम्र तथा 8 वर्ष बाद ए की उम्र के बीच का अंतर 16 वर्ष है। ए और बी की वर्तमान उम्र का अनुपात क्या है, ठीक है। देखिए, ऑप्शन से इसको नहीं कर पाएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे बेसिक तरीका से। मान लीजिए ए का उम्र ए है, बी का बी है, तो 5 वर्ष पहले का योगफल है 58। अगर हम लोग वर्तमान में दोनों का योगफल निकालें तो क्या करना होगा, दोनों में 5 5 जोड़ना होगा, कुल मिला के 10 जोड़ना होगा। 10 अगर जोड़े तो 58 10 68 होगा। तो हम लोग इक्वेशन इसका बना सकते हैं, वर्तमान में ए का आयु ए और बी का आयु बी है, तो दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 68 साल। ये पहला इक्वेशन। दूसरा क्या बना सकते हैं, यहाँ से देखिए, 8 वर्ष पहले बी की उम्र तथा 8 वर्ष बाद ए की उम्र का अंतर 16 वर्ष है। अगर बी की उम्र वर्तमान में बी है 8 वर्ष पहले का रहा, तो क्या हो जाएगा बी माइनस 8, ठीक है। और 8 वर्ष बाद ए का आयु, तो 8 वर्ष बाद ए का आयु कितना होगा, अभी ए है तो 8 जोड़ देंगे इसमें, तो 8 वर्ष बाद का आयु निकल जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस ही है 16 वर्ष यहाँ पर दिया हुआ, ठीक है। अगर इसको सॉल्व करें तो ये आएगा बी माइनस ए बराबर कितना, ये हो जाएगा -8 -8 माइनस का 16 उधर जाके 16 जुट जाएगा, तो कुल मिला के 32 आ जाएगा प्लस में। ये आपका दूसरा इक्वेशन है। अगर पहला और दूसरा इक्वेशन को जोड़ दें तो ए कट जाएगा, ठीक है, ए प्लस में है इधर माइनस में, तो कुल मिला के ये आएगा 2b बराबर कितना 68 2 70 30 100। 2 से 100 कटा देंगे 50 बार में, तो b का वैल्यू आ गया 50। b का अगर 50 आया तो इसमें रख देंगे, तो a का वैल्यू कितना आ जाएगा 50 इधर घटेगा जाके, तो a का वैल्यू आ गया 18। क्या पूछ रहा है, दोनों का रेशियो, a का है 18 और b का है 50, 2 से कटाएंगे इसको, 9 और 25 इसका अनुपात आएगा। ऑप्शन नंबर 3 में दिया गया है। आगे, द्विघात समीकरण ये है, इसके मूलों की प्रकृति का सही वर्णन निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प करता है, ठीक है। देखिए, आपको आंसर देने के लिए इसमें x का वैल्यू निकालना होगा, तो गुणनखंड पर तो नहीं निकलेगा, तो इसको हम लोग क्या करेंगे फॉर्मूले से निकालेंगे। तो क्या होता है माइनस का b क्या है 4√3, तो माइनस में 4√3 आएगा, प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो लिखेंगे बी स्क्वायर कितना होगा 4 चौके 16 तिया 48 माइनस 4ac, तो 4 एक 4 तिया 12 आ जाएगा यहाँ पर। नीचे 2a, ए तो 1 है तो केवल 2 आएगा यहाँ पर, तो माइनस का 4√3 आ गया, प्लस माइनस ये कितना आएगा 36 का वर्गमूल 6, और नीचे आ गया 2। 2 से अगर इसको कटा दें 3 बार में और इसको कटा दें 2 बार में, तो ये फाइनली क्या आएगा माइनस का 2√3 प्लस माइनस 3। तो ये चीज़ आया है, ये क्या है, ये एक इरेशनल एंड अनइक्वल, ठीक है, यानी अपरिमेय और अलग अलग है, क्योंकि एक प्लस में है एक माइनस में है, तो ये आपका आंसर होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है इरेशनल के साथ इक्वल है, तो ये वाला आंसर नहीं दे। आगे, इसमें ग्राफ का अध्ययन करना है, और सवाल क्या हमसे पूछा जा रहा है, संस्थानों यू टी पी और क्यू से उत्तीर्ण हुए विद्यार्थियों की कुल संख्या संस्थानों एस
और आर से उत्तीर्ण हुए कुल विद्यार्थियों की संख्या से कितनी अधिक है, यानी डिफरेंस देना है। तो एस और आर का पहले निकाल लीजिए, एस आर यहाँ पर है बीच में, ठीक है। इन दोनों का अगर निकालें तो 8 6 14, 145 आ रहा है, ठीक है। और बाकी चारों का अलग करना है, तो ये हो गया 200, 220, 90 इधर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 310, इधर 70, 380। इन दोनों का डिफरेंस निकालना, तो कितना आएगा, 5, इधर 3, इधर 2, तो 235 इस सवाल का आंसर होगा। आगे, ऊंचाई h वाले एक खोखले बेलन के आधार की आंतरिक और बाहरी त्रिज्याएं क्रमशः छोटी आर और बड़ी आर है। इस बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले एक डायग्राम हम लोग बना लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो। ये हो गया आपका बेलन, ठीक है, ऐसा ही दिखता है। अगर हमें खोखला बेलन बनाना है तो अंदर से एक और इस तरह से आप खींच दीजिए, ये इसका सेंटर हो जाएगा। फिर उसी तरह से ऊपर में भी खींच देंगे हम लोग, तो ये खोखला दिखेगा आपको, ठीक है, पाइप के जैसे। अब देखिए, अगर इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो क्या करना होगा, एक तो ये बाहर का एरिया जो हमें दिख रहा है, और ये अंदर का एरिया जो हमें नहीं दिखता है, उसका भी एरिया दोनों जुट जाएगा कर्व में। तो टोटल इसका जो कर्व एरिया होगा वो क्या होगा, 2 पाई, दोनों रेडियस को जोड़ देंगे, ठीक है, अंत त्रिज्या और बाह्य त्रिज्या को, तो r प्लस आर इंटू एच, ये हो गया आपका टोटल कर्व एरिया। अब हमें निकालना टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया के लिए इसी में से हम लोग जोड़ देंगे क्या, ऊपर वाला का क्षेत्रफल और नीचे वाला का क्षेत्रफल, तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा। तो पहले ये लिख लीजिए 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच, और इसमें हम लोग क्या ऐड कर रहे हैं, ये वाला भाग का क्षेत्रफल, ठीक है, नीचे वाला। ये आपको छल्ले की तरह दिखेगा ऊपर में भी और नीचे में भी। तो इसका जो एरिया होगा क्या होगा, पाई इंटू बाह्य त्रिज्या का स्क्वायर यानी, और अंत त्रिज्या का स्क्वायर। लेकिन ये दो है, एक नीचे एक ऊपर, तो इसको आप क्या करेंगे, 2 से गुना कर देंगे, तो ये हो गया आपका। अब हमें क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो ऊपर वाला जो चीज़ है वो लिख देंगे 2 पाई आर प्लस आर इंटू एच, और नीचे देखिए ये क्या है, अगर इसमें हम लोग देखें, ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। अगर इसको खोलेंगे तो एक बार आर प्लस आर आएगा, एक बार आर माइनस आर आएगा। और यहाँ पर देखिए आर प्लस आर है, तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों में 2 पाई और आर प्लस आर कॉमन है, तो 2 पाई आर प्लस आर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बच गया, एच, और यहाँ पर क्या बच गया, आर माइनस आर, ठीक है। अब देखिए ये मटेरियल और ये वाला मटेरियल कट जाएगा, ऊपर बच गया केवल एच और नीचे बच गया क्या, एच प्लस आर माइनस आर। तो ये रेशियो आपके पास है, कौन सा ऑप्शन में है, एच, तो यहाँ पर है एच प्लस आर माइनस आर, ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, ये इसका सही आंसर होगा। आगे, यदि m बराबर -9 n 13 है तो इसका मान ज्ञात कीजिए। इसको अगर ध्यान से देखिएगा तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है, क्या है ये है 5m प्लस 4n का होल स्क्वायर, ठीक है। 5m का स्क्वायर 25m स्क्वायर, 4n का स्क्वायर 16n स्क्वायर, 2ab, यानी कि 5 के 20 दूना 40mn। इसमें आप m और n का वैल्यू रख दीजिए, m का कितना -9, तो माइनस का 45 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस n का वैल्यू 13, तो 13 चौके 52 हो जाएगा। इसका स्क्वायर करना है, डिफरेंस कितना आएगा, 7 का स्क्वायर 49, यह इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे, सोनी और मैरी किसी पेंटिंग को क्रमशः 4 दिन और 6 दिन में पूरा कर सकती है। मैरी से शुरू करके वे एक एक दिन छोड़कर उस पेंटिंग पर कार्य करती है, वे दोनों एक साथ मिलकर कितने दिन में उस पेंटिंग को पूरा कर लेगी, ठीक है। पहले दोनों का कार्य क्षमता निकाल लीजिए, सोनी को एस, मैरी को एम लिखते हैं। सोनी करता है 4 दिन में, मैरी करता है 6 दिन में। टोटल वर्क इन दोनों का एलसीएम 12 हो जाएगा, 4 तिया 6 दूना, ठीक है। अब ये कंडीशन क्या कर रहा है, कंडीशन कर रहा है कि मैरी से शुरू करके एक एक दिन छोड़ के काम होता है। तो मैरी अगर शुरू करेगी तो पहला दिन 2 यूनिट काम होगा, अगले दिन मैरी नहीं करेगी, केवल सोनी करेगी 3 यूनिट, फिर अगले दिन 2 यूनिट मैरी, फिर 3 यूनिट सोनी अगले दिन, इसी तरह से काम चलता रहेगा। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो पहला और दूसरा 2 दिन में 3 2 5 यूनिट काम होगा, टाइम कितना लग गया, 2 दिन। हमें काम कितना करना है, 12। तो अगर इसका 2 गुना कर दें तो 10 यूनिट काम हो जाएगा, इसका 2 गुना 4 दिन यहाँ पर टाइम आ जाएगा, ठीक है। 10 दिन काम हुआ 4 दिन में, अब बच गया 2 यूनिट काम। अब 2 यूनिट काम कौन करेगा, देखिए पहला दूसरा तीसरा चौथा, चौथा दिन के बाद अगली बारी किसकी है, 2 यूनिट, 2 यूनिट मैरी की बारी है। तो 2 यूनिट
के हिसाब से 2 यूनिट काम करने में इसको 1 दिन का टाइम यहाँ पर लग जाएगा। तो कुल मिला के 2 यूनिट काम हो गया, 1 दिन टाइम लग गया, तो 5 दिन इसको इस काम को समाप्त करने में लगेंगे। ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। आगे इस ग्राफ को अध्ययन करके क्या कह रहा है, 2005 से 11 की अवधि के दौरान आयात और निर्यात के अनुपात को दर्शाया गया है पॉइंट में। ठीक है, यदि कंपनी का 2009 में आयात 420 करोड़ था तो निर्यात कितना था। देखिए आयात और निर्यात का अनुपात है ये, और 2009 का बात चल रहा है, यहाँ पर है 2009। आयात मतलब इंपोर्ट, ठीक है, निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। इन दोनों का रेशियो क्या निकलेगा, अगर 2009 का देखें तो 1.4 है, तो यहाँ पर ले लीजिए 1.4, पॉइंट हटा के नीचे 10 आएगा, 2 से कटाएं 7, 2 से कटाएं 5, यानी 7 और 5 का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का रेशियो है। और ये 2009 में क्या दे रखा है, आयात, और यहाँ पर है 7 यूनिट, यानी 7 यूनिट का वैल्यू 420 करोड़ है। हमें निकालना है क्या, 5 यूनिट का, जो हमसे पूछा जा रहा है निर्यात एक्सपोर्ट। तो ये 5 यूनिट का कितना होगा, देखिए 60 गुना है तो इसका भी 60 गुना करेंगे तो 300 करोड़ इसका आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 33 से पूर्णतः विभाज्य, 33 से विभाज्य मतलब 3 गुना 11। ठीक है, तो 8 5 13 2 15, 3 का मल्टीपल है। 16 7 23 9 32 नहीं है। 7 3 10 7 17 नहीं है। 9 7 16 2 18, 3 का मल्टीपल है। आपको 11 का भी चेक करना होगा। ये 0 2, इधर 8 5 13 में से 2 घटा 11 डिफरेंस आ रहा है, इसका मतलब ये 11 का मल्टीपल है, ये नहीं हो सकता। आगे इसको पी बटा क्यू के रूप में व्यक्त करना है, तो इसको फ्रैक्शन बदलने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट और बार छोड़ के नंबर लिखेंगे 335, और उसमें माइनस वो करेंगे जिसका रेकरिंग नहीं हो रहा है, जैसे यहाँ पर केवल 3 है तो 3 माइनस कर दीजिए। नीचे पॉइंट के बाद जितने अंकों का रेकरिंग होता है उतना 9, तो यहाँ पर 2 अंक है तो 2 बार 9 डालेंगे, और पॉइंट के बाद जितने अंकों का रेकरिंग नहीं होता उतना 0, तो यहाँ पर 1 अंक है तो 1 बार 0 डाल देंगे। तो घटाने के बाद ये 332 बटा 990 बनेगा। घटाया नहीं गया है, यही आंसर दिया गया ऑप्शन नंबर 4 में, ये इसका सही आंसर है। आगे राजू की 30 वर्ष बाद की आयु 4 वर्ष पहले की उसकी आयु की दोगुनी होगी। राजू की वर्तमान आयु क्या है, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, नहीं तो मान लीजिए राजू की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है। ठीक है, तो राजू की 30 वर्ष बाद की आयु 4 वर्ष पहले की आयु की दोगुनी, अगर 4 वर्ष पहले की आयु निकालें तो क्या होगा, x माइनस 4, इसका दोगुना अगर कर दें तो क्या पूछ कह रहा है, 30 वर्ष बाद की आयु इसके दोगुने के बराबर होगा। तो वर्तमान x है तो 30 वर्ष बाद कितना होगा, x प्लस 30, यानी ये आयु इसकी दोगुनी है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, तो 2x में x घटेगा, x इधर 8 जाके उधर जुटेगा 38, वर्तमान ही पूछ रहा है, 38 साल इसका आंसर होगा। आगे 100 सेबों का क्रय मूल्य 700 रुपया है, इन्हें 96 रुपया प्रति दर्जन की दर से बेचा गया, प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। 100 सेब का क्रय मूल्य कितना है, 700, डिवाइड करेंगे तो एक सेब का क्रय मूल्य कितना आएगा, 7 रुपया, और ये 96 रुपया प्रति दर्जन बेच रहा है, एक दर्जन में 12, 12 से इसको डिवाइड करिए तो 8, यानी एक सेब का जो विक्रय मूल्य है वो 8 रुपया था, यानी 7 का सामान 8 में बिक रहा है, एक का प्रॉफिट है 7 के ऊपर, 1/7 कितना होता है, 14 सही, 2/7%। ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया है। आगे एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन जिसकी तिर्यक ऊंचाई 28 सेंटीमीटर और आधार की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आयतन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई, जिसका वैल्यू करा 22/7 लेने, इंटू आर स्क्वायर, आर कितना है 21, तो इसका स्क्वायर मतलब 2 बार गुना, इंटू एच, एच है क्या आपके पास, नहीं है, त्रिज्या ये है तिर्यक ऊंचाई, यानी ये एल का वैल्यू है, ये आर है, एच निकालेंगे पाइथागोरस से, तो आप लगा सकते हैं, यहाँ पर देखिए ये 28 है, ठीक है, तो ये 7 गुना 4 है, और ये क्या है 7 गुना 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए 7 दोनों में कॉमन है ही, एच में भी 7 कॉमन रहेगा, तो 4 और 3 पर आप पाइथागोरस लगाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 यानी √7, तो 7 √7 एच का वैल्यू आया है, वही चीज़ यहाँ पर रख दीजिए। 7 या 21 हुआ, 21 से 21 काट देंगे, 2 1 2 7 14, इका इंक 4 बन रहा है, उसके बाद √7 लगा यहाँ पर, इका इंक 4 यहाँ पर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर होगा। आगे प्रेक्षणों की एक निश्चित संख्या की माध्यिका 55 और माध्य 58 है, बहुलक ज्ञात कीजिए। इंपेरिकल रिलेशन लगाना होगा, क्या होता है, बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका, हम डेटा रख रहे हैं, 3 गुना माध्यिका 55 है, माइनस 2 गुना माध्य, माध्य कितना है 58, कैलकुलेट करिए आंसर आएगा। ठीक है, इकाई अंक अलग अलग है, 5 बन रहा है, यहाँ पर 6 बन रहा है, 15 में 6 घटा 9, ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर होगा। आगे
एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 6 घंटे, 45 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 4 घंटे यात्रा करती है। इन 10 घंटों के दौरान रेलगाड़ी की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना होगा, 30 की स्पीड से 6 घंटा 180 किलोमीटर, 45 की स्पीड से 4 घंटा तो यहाँ भी 180 किलोमीटर। इसको डिवाइड करना, टोटल टाइम कितना है, 6 4 10 घंटे से। तो 10 से अगर डिवाइड कर दें, जीरो जीरो तो कट ही जाएगा, 18 18 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका स्पीड आएगा। ऑप्शन नंबर 1। आगे, जॉनी किसी बैंक से साधारण ब्याज पर 7,000 रुपया ऋण लेता है। 3 वर्ष बाद वह बैंक को 4,000 का भुगतान करता है। यह राशि पूर्णतः उधार लिए गए मूलधन के आंशिक पुनर्भुगतान के रूप में समायोजित की जाती है। ऋण लिए जाने की तिथि से 5 वर्ष की समाप्ति पर वह खाते का निपटान करने के लिए बैंक को 4,350 रुपये का भुगतान करता है। ब्याज दर ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए दर हमें निकालना है, तो मान लेंगे ये दर जो है 8% है। अब देखें, ये जो जॉनी है ये कितना रुपया उधार लिया है, 7,000। ठीक है, और 3 वर्ष बाद उसने 4,000 का भुगतान किया है मूलधन के रूप में। तो यहाँ पर ये जब 4,000 का भुगतान कर देगा 3 वर्ष बाद, तो कितना बचा, 7 में से 4 घट गया तो 3,000 रुपया अब शेष रह गया। यानी अगले 2 वर्ष में ये 3,000 पर ही ब्याज कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब देखिए ब्याज का दर अगर हम लोग 8% मान लें, तो 7,000 पर इन 3 वर्षों के दौरान कितना ब्याज मिलेगा, 7 यानी 210 यहाँ पर ब्याज मिलेगा। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं, जैसे 7,000 मूलधन है, 8% माने तो 8/100 गुना 3 वर्ष का निकाल रहे हैं तो 3 से गुना कर देंगे, तो यहाँ से घटाने के बाद 210 बनेगा। ठीक है, अब ये 3,000 पर जो ब्याज मिलेगा आगे, वो कितने दिन के लिए मिलेगा, देखिए टोटल टाइम है 5 वर्ष, जिसमें 3 वर्ष पहले गुजर गया तो 2 वर्ष बना, तो 2 वर्ष के लिए ये 3,000 पर कैलकुलेट होगा। तो कितना बन जाएगा, ये 30 दूना 60 तो 60 ब्याज यहाँ पर मिला। ठीक है, अब ये भुगतान कर दिया कितना, 4,350, 4,350 रुपया भुगतान करके खाते को बंद कर दिया। ठीक है, अब अगर आप देखिएगा यहाँ पर, तो इसमें ब्याज इसको कितना मिला, 210 यहाँ 60 यहाँ, तो 270 जबकि ये रुपया कितना चुका है टोटल, 4,000 यहाँ 4,350 यहाँ, यानी 8,350। लिया था कितना, 7,000। कितना अधिक चुकाया, डिफरेंस अगर देखें तो 1,350 इन्होंने अधिक चुकाया, यही इसका ब्याज बना होगा। और यहाँ पर आर अगर हम लोग माने हैं तो उसमें ये बना है, तो इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, यानी ये 1,350 के बराबर होगा। 27 पंचे यानी ये 5 बार में कट जाएगा, तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 5%। ऑप्शन नंबर कौन सा है, 2। आगे, ये व्यंजक निम्नलिखित में से किसके बराबर है। ठीक है, देखिए इस व्यंजक को अगर गौर से देखिएगा तो ये क्या है, a का क्यूब, ये माइनस बी का क्यूब, -3a² b +3ab², यानी ये जो है a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला है। ठीक है, जिसमें a 3.7 और b 0.7 है। इसका अगर हम लोग होल क्यूब करें तो क्या होगा, घटाने के बाद 3 बनेगा, 3 का क्यूब 27 इसका आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है। आगे, एक चतुर्भुज के 3 कोनों की माप ये है, चौथे कोण की माप ज्ञात कीजिए। चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री, जिसमें 3 कोण को जोड़ के कितना हो रहा है, 125, 5 30 50, 180, 10 190 प्लस 100 290, तो 290 इसमें माइनस कर दीजिए, तो 16 में से 9 घटा 7, 70 डिग्री चौथा कोण आएगा। ऑप्शन नंबर 4। आगे, यदि कॉट प्लस कॉस एम है, कॉट माइनस कॉस एन है, तो निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। ठीक है, तो इसको वैल्यू पुटिंग से करेंगे। देखिए कॉट है कॉस है, तो हम लोग यहाँ पर ए का वैल्यू 0 या 90 डिग्री नहीं रख सकेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या करें, ए का वैल्यू 45 डिग्री रख लेते हैं, यानी एंगल 45 डिग्री अगर रखें तो एम का वैल्यू क्या आएगा, देखिए कॉट 45 1 होता है और कॉस 45 1/√2 होता है। ठीक है, तो ये आ गया एम का वैल्यू। एन का वैल्यू अगर यहाँ से निकालें तो क्या आएगा, 1 - 1/√2, वही चीज़ आया। इसको थोड़ा सा सॉल्व करिए तो ये आएगा √2 + 1/√2, और ये आएगा आपका √2 - 1/√2। ठीक है, अब देखेंगे ऑप्शन। ऑप्शन अगर देखें तो m² - n² का होल स्क्वायर, m² - n² यहाँ भी है, केवल यहाँ पर है प्लस वाला, तो हम लोग माइनस में निकाल के, यानी m² - n² निकाल के 3 ऑप्शन तो चेक कर सकते हैं।
अगर हम लोग यहाँ पर एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर निकालें तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही होता है। यानी एक बार इन दोनों को जोड़ के रखना है, एक बार इन दोनों को घटा के रखना है। अगर जोड़ें तो हर बराबर है तो ऊपर डायरेक्ट जोड़ दीजिए, वन वन कट जाएगा, टू रूट टू को टू रूट टू से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, टू आएगा, ठीक है। और जब घटा देंगे इसमें तो वन वन जुट जाएगा और रूट टू कट जाएगा, दो को रूट दो से डिवाइड करेंगे तो दो रूट दो आएगा, ठीक है, रूट दो यहाँ से आ गया, तो ये वैल्यू आ गया आपका टू रूट टू, ठीक है। ये कौन सा वैल्यू है, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। अब एम एन भी निकाल लीजिए। एम एन अगर हम लोग निकालें तो दोनों को गुना करना होगा, गुना करेंगे तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन रहा है, तो दो माइनस एक, एक होगा, नीचे दो हो जाएगा, ये वैल्यू आया एम एन का। अब ऑप्शन चेक करना है। पहला ऑप्शन अगर हम लोग चेक करें तो एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, इसका स्क्वायर करना, तो दो दूना चार दूना आठ आएगा लेफ्ट साइड, राइट साइड क्या आएगा, एम एन एक बट्टा दो है, यहाँ 16 है, तो 16 गुना एक बट्टा दो करेंगे तो यहाँ भी 8 आएगा, यहीं पर इक्वल हो गया, इसका मतलब ऑप्शन नंबर एक ही करेक्ट है, ठीक है। अगर नहीं रहता तो आगे चेक करते आगे। एक घन की प्रत्येक किनारे की लंबाई 50% बढ़ाई जाती है, पृष्ठीय क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। फॉर्मूला भी लगा सकते हैं आप, 50 + 50 + 50 गुना 50/100, तो यहाँ से कट जाएगा दोनों जीरो, इधर 100 हो गया, इधर 25 हो गया, कुल मिला के 125% इसका चेंज आएगा, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक। आगे बढ़ते, इसका मान ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लाइन ब्रैकेट सॉल्व होगा, तो 6 में से 4 घटा दीजिए, 2 बचेगा, 6 में से फिर से 2 घटा देंगे तो 4 बचेगा, 4 में से 4 घटा देंगे क्यों यहाँ माइनस है तो ये जीरो बन जाएगा, 3 में जीरो घटाएंगे तो 3 ही होगा, 40 में 3 घटाएंगे तो उन कितना बनेगा, 37, ऑप्शन नंबर 3। आगे, तो ये लास्ट सवाल था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।